Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will again discuss history second chapter, that is nationalism in India. Okay, so we are taking here a new topic, that is how participants saw the movements, the limits of CDMs. ये दोनों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स थे CDM के, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्री साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कौन कौन है। तो यहाँ पर कंट्री साइड हम बात करते हैं, रूरल एरियाज़ की बात करते हैं कि वहाँ CDM में पार्टिसिपेट करने वाले रिच पीजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये रिच पीजेंट्स कौन थे? तो ये गुजरात के जो थे, जैसे कि पत्तीदार जो होते हैं, उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे, है ना, तो ये जो रिच पीजेंट्स थे ये मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि ये जो थे कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। और ये भी जो ग्रेट डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन वाला जो टाइम था, उसकी वजह से जो फॉलिंग प्राइस हो गया था, तो उसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो उसके मारे हुए थे, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा आघात लगा था। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज दे हैड टू पे, उनको पे जो करना पड़ता था, तो वो उनके लिए पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इधर उनकी डिमांड ये थी कि भाई जो रेवेन्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर दे कि भाई रिलैक्सेशन दे दे उनको। बट द गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनकी जो डिमांड थी रिड्यूस करने की रेवेन्यूज़ की, वो गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। वो उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, एज यू नो। दिस लेड द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, ये यानी कि उनके जो पीजेंट्स थे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट वो चले गए, बहुत खिलाफ उनकी फीलिंग हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी। एंड वो बढ़ चढ़कर CDM में जो थे वो पार्टिसिपेट करने लगे थे। ठीक है, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड। लेकिन देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया CDM में व्हेन फर्स्ट टाइम गांधी जी लॉन्च द CDM। बट लेकिन हुआ क्या कि गांधी जी ने उनकी बिना डिमांड को कंप्लीट हुए, रेवेन्यूज़ के रिलैक्सेशन की डिमांड को, यानी कि उन्होंने बिना कंप्लीट हुए ही उन्होंने जैसे ही मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, तो जो रिच पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, इसीलिए जब 1932 में मूवमेंट जो था दोबारा स्टार्ट हुआ, तो फिर उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मैंने डिस्कस किया था कि भाई गांधी जी ने रीलॉन्च्ड किया था व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द लंदन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वो लौटे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये रीस्टार्ट किया था उन्होंने CDM, है ना, कि जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो थी इलीगल घोषित कर दी गई थी और अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया था, बहुत सारी मीटिंग्स और जो प्रोटेस्ट थे उन सबको भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, तो उन्होंने रीलॉन्च तो किया। बट लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, उन्होंने वो सेकेंड टाइम के CDM में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम में गांधी जी ने वो जो मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया था, वो बिना उनकी जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल किए उन्होंने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो सेकेंड टाइम में फिर उन्होंने जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया सभी ने। अच्छा, एक तरफ तो ये रिच पीजेंट्स हैं रूरल एरियाज़ में, वहीं दूसरी तरफ कौन है, पुअर पीजेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये डिप्रेशन जो था जैसे कंटिन्यू रहा, तो भाई उनकी इनकम पर भी असर पड़ा था पुअर पीजेंट्स की, क्योंकि वो क्या करते थे, उनसे रेंट पे जो ज़मीन लिया करते थे, एक तरीके से स्मॉल टेनेंट्स जो हुआ करते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो उनका रेंट पे कर पाए। तो वो ये चाहते थे कि जो उनका अनपेड रेंट है उसको लैंडलॉर्ड क्या कर दें, उसको माफ़ कर दें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए थे, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इन द लास्ट आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है वो उनके नो रेंट कैंपेन के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी, वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट करना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र में ये सब जो इश्यूज थे वो बहुत छोटे थे, है ना। तो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो ये अनसर्टेन, तो यहाँ पर क्या हुआ
कि जब कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया नो रेंट कैंपेन को, उनके जो पुअर पीजेंट्स हैं, तो यहाँ पर वो भी उनके रिलेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने रूरल एरियाज़ में पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, रिच पीजेंट्स हों चाहे पुअर पीजेंट्स हों। अब यहाँ हम टाउन में देखेंगे कि जो बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उन्होंने किस तरीके से सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जो मर्चेंट्स हैं, वो क्या चाहते थे, वो प्रोटेक्शन चाहते थे। इम्पोर्ट्स जो गुड्स था, यानी कि जो यूरोप से जो गुड्स था, वो जो इम्पोर्ट हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको इम्पोर्ट कर रही थी, है ना, यहाँ पर उनके लिए जो मार्केट था सेलिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वो यहाँ पर की जो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको अपना लोकल मार्केट नहीं मिल पा रहा था। तो वो ये चाहते थे कि भाई इम्पोर्ट पर कुछ ड्यूटीज़ लगा दी जाए, जिससे कि उनको अगर महंगा हो जाएगा तो डेफिनेटली उनको भी अपना लोकल मार्केट मिल पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस की फॉर्म की, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की उन्होंने 1927 में ये भी इन्होंने फॉर्म किया। तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, एंड दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया मूवमेंट को, और उन्होंने जो इम्पोर्ट गुड्स थे उसको खरीदने से ट्रेडर्स ने मना कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। बट लेकिन वही वो कंडीशन क्या हुई कि भाई सेकेंड टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं रहे थे, क्योंकि देखिए इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, इन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, है ना, लेकिन जो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे केम टू सी स्वराज एज अ time when colonial restrictions on business would no longer resist and trade and industry would flourish without constraint. And but after the failure of round table conference, Gandhi ji called off this movement. So ये जो है इस तरीके से वो भी क्या हुए थे, डिसअपॉइंट हुए थे, है ना। तो यहाँ पर जो था अब हम अगर वर्किंग क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास पीपल है, यानी कि यहाँ पर हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो ये जो लेबर है इसकी भाई अगर आपके जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं, अगर उनके रिलेशन कांग्रेस से अच्छे रहेंगे, देवर असिस्टिंग फाइनेंशियली, वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, तो डेफिनेटली जो लेबर है उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सीडीएम बिकॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस। लेकिन नागपुर रीजन में क्या था कि बहुत सारे लोगों ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था, फॉरेन गुड्स को भी बायकॉटेड किया था, और उन्होंने मूवमेंट में बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, लो वेजेस को लेके और वर्किंग कंडीशंस को लेकर, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस थी, है ना, वो यहाँ पर जो वर्कर्स की डिमांड थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं थी, वो रिलेक्टेंट थी, उदासीन थी, वो ज़्यादा उनके सपोर्ट में नहीं थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपने आप को एलिनेटेड फील किया, है ना। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के रिलेक्टेंट जो होने की वजह से उनकी जो वर्कर्स की डिमांड जो थी उसका उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को लेके वो जो विलिंग नहीं थी, तो उनको भी ऐसा लगा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे वो क्या हो गए थे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करने लगे थे। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स में हमने यहाँ पर देखा कि सीडीएम के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, रिच भाई पीजेंट्स हैं, जो रिच लैंडलॉर्ड्स जो हैं, रिच फार्मर्स जो हैं, एंड आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो लेबर है वहाँ की, यानी कि हमने पीजेंट्स, लैंडलेस पीजेंट्स के बारे में भी बात की, है ना, पुअर फार्मर के बारे में। अब हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी बात की, और हमने यहाँ वर्किंग क्लास के बारे में भी बात की कि कांग्रेस किसके सपोर्ट में थी। तो रिच जो फार्मर हैं जो और जो आपके ये जो बिजनेस क्लास के लोग जो हैं, डेफिनेटली उन्होंने एंथुसियास्टिकली सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब गांधी जी ने सडन इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट को, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, और पुअर क्लास को लेकर, यानी कि पुअर फार्मर्स को लेकर, वर्किंग क्लास को लेकर, यानी कि ये जो वर्कर्स थे इनको लेकर तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा
सपोर्टिव नहीं रही थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विमेन की जो पार्टिसिपेंट्स रही हैं। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन CDM, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे? रिच फार्मर भी थे, पुअर फार्मर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, लेबर क्लास भी थी और यहाँ पर महिलाएं भी थी, है ना। आर हाफ पॉपुलेशन, महिलाएं भी कहीं किसी भी मूवमेंट में इसमें पीछे नहीं रही हैं। तो हम देखेंगे कि महिलाओं का क्या रोल रहा है इसमें, सारे जो मूवमेंट्स रहे हैं इन सब में विमेन का क्या रोल रहा है, और महात्मा गांधी की इनके बारे में क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी many women participated in protest marches, manufactured salt, picketed foreign clothes, liquor shops, many went to jail। तो वो कहीं पर भी जो थी वो महिलाएं पीछे नहीं रही हैं, और चाहे वो अर्बन एरियाज से आई हुई महिलाएं थी, हाई कास्ट से बिलोंग करती थी, चाहे वो रूरल एरिया से थी, चाहे वो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड से थी, है ना, सभी ने गांधी जी के एक कॉल पर, तो वो क्या थी, दे बिगेन टू सी सर्विसेज टू द, उन्होंने इसको कैसे देखा भाई, सेक्रेड ड्यूटी के तौर पे देखा उन्होंने उसको महिलाओं की। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो था कि वो इंटरेस्टेड पब्लिक रोल जो था उनका डिड नॉट नेसेसरली मीन, ये पब्लिक रोल सब होने के बावजूद भी उनकी जो पोजीशन थी उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जो चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था, गांधी जी पूरे तरीके से सहमत थे कि जो महिलाएं हैं उनको अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर जो मीनिंग है HEART, हर्थ, यहाँ पर हम जो किचन वर्क जो माना जाता है लेडीज़ का, यानी कि जो चूल्हा चौका होता है उसकी देखभाल, अपने घर की देखभाल करनी चाहिए, और उनको एक अच्छी मदर होना चाहिए, उनको एक अच्छी वाइफ होना चाहिए, उनको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। इतने पब्लिकली गांधी जी के इतने मूवमेंट्स में सपोर्ट करने के बावजूद भी गांधी जी की सोच लेडीज़ के लिए इतनी नैरो थी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस जो थी वो भी रिलेक्टेंट थी, वो भी महिलाओं को कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई पोजीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको नहीं दी थी। तो इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, यहाँ पर उनकी जो प्रेजेंस है वो केवल एक क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंस है। तो ये तो रहा पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपने देखे कि ये महिलाएं भी एक तरीके से CDM में जो पार्टिसिपेंट्स रही थी और इनके बारे में गांधी जी के व्यूज़ क्या थे। तो अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें हम दलित्स के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे भाई इसकी क्या क्या जो थी लिमिटेशंस रही, एज वी नो कि दलित्स का रोल जो था महात्मा गांधी के, दलित्स एंड द रोल ऑफ महात्मा गांधी के, उनके अपलिफ्टमेंट में दलित्स के में महात्मा गांधी का क्या रोल था। तो देखिए ये लिमिटेशंस भी हैं एक तरीके से, है ना, क्योंकि दलित्स ने भी बहुत ज़्यादा विलिंगली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया CDM में। तो इसमें हम देखेंगे कि जो महात्मा गांधी का क्या व्यू था, वो क्या कहते थे। अब देखेंगे कि वन सच ग्रुप, ऐसा ही एक ऐसा सच ग्रुप था, ऐसा ग्रुप था अनटचेबल्स का 1930 में, फ्रॉम अराउंड द 1930 हैड बिगन अ कॉल देमसेल्व्स, यानी कि उनको क्या कहा गया, उन्होंने खुद को दलित्स एंड ओप्रेस्ड कहा। जैसे कि फॉर अ लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स, बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस ने दलित्स को इग्नोर किया था, क्योंकि उनको डर ये था कि वो जो थे डोमिनेटेड बाय द हिंदू महासभा, और उसमें ज़्यादातर हाई कास्ट हिंदू ही थे, तो वो सनातनीज के द्वारा उनका डर था कि भाई ये कहीं नाराज़ ना हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज जो है तब तक नहीं आएगा, 100 वर्षों तक नहीं आएगा, 100 सालों तक नहीं आएगा, अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, अगर अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और गांधी जी ने स्वयं अनटचेबल्स को क्या कहा है, हरिजन कहा है। क्या कहा है, हरिजन कहा है। तो आप देखेंगे कि यानी कि हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किए सत्याग्रह, किसके लिए कि भाई उनको टेम्पल्स में पहले उनकी एंट्री नहीं थी ना, जो दलित्स होते उनकी जो थी वो एंट्री नहीं थी, तो उनकी एंट्री के लिए पब्लिक वेल्स वगैरह में उनकी पहुंच हो सके, टैंक्स वगैरह, रोड, स्कूल्स, यहाँ तक कि उनकी एंट्री जो है सिक्योर हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह भी किए थे। और गांधी जी ने खुद जो थे टॉयलेट्स भी साफ़ किए थे, जिससे कि जो भंगी है उसके काम को भी डिग्निफाई किया जा सके, और खुद लोगों से अपील की थी जो हाई कास्ट अपर कास्ट के लोग जो थे कि वो अपने हार्ट को उनके लिए चेंज करें,
और ये अनटचेबिलिटी को एक तरीके से उन्होंने क्या उसको पाप कहा इस छुआछूत को, कि वो सबको छोड़ दें और अपने हार्ट को उनके लिए चेंज करें। तो ये सब काम गांधी जी ने खुद स्वयं क्यों किए थे, जिससे कि उनके काम को जो है वो सम्मान दिला सकें। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे यही चीज़ें जो हमने आपको बताई अभी, कि ये जो सेंटेंस है ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके थ्रू आप ये आंसर जो उनको देंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किया, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, ये वही सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे इसमें आगे कि भाई इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रोल पढ़ने से पहले ही हम आपको ये बता दें कि लेकिन ये जो थे ना दलित्स जो थे, डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी, है ना, ये जो थे बहुत सारे जो इनके लीडर्स थे, वो क्या इसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी चाहते थे। बस खाली ये नहीं है कि आपने हरिजन कह दिया या आपने उनके लिए सत्याग्रह किए, तो वो अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी चाहते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी मांग की थी। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। उनको ये लगा कि भाई विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो जो है उनको सोशल डिसेबिलिटी जो है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो दलित पार्टिसिपेशन सीडीएम में कैसा रहा, लिमिटेड ही रहा। तो यहाँ पर अभी हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में ही बात की है, तो यहाँ पर दलित्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे रहे, वो लिमिटेड रहे सीडीएम में। और पर्टिकुलरली कौन सी जगह, महाराष्ट्र एंड नागपुर में, महाराष्ट्र और नागपुर में तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहा, क्योंकि वहाँ पर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दलित्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बी आर अम्बेडकर के रोल के बारे में, जो कि भाई इन्होंने दलित्स के लिए क्या किया, है ना। इनका हम देखेंगे कि उन्होंने जो था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में फॉर्म किया था। और इनके महात्मा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पाती थी। क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। उन्होंने जो दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और इस बात पर जो थी उनकी गांधी जी से जो है क्या हुआ, थोड़ा क्लैश भी हुआ। कि व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सहमति दे दी थी भाई अम्बेडकर की डिमांड को, लेकिन गांधी जी ने वो जो था एक तरीके से हम बोल सकते हैं आमरण अनशन कर दिया था उन्होंने, यानी कि फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया था। तो ही बिलीव्ड दैट, कि उनको ये लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है दलित्स की, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो उनका इंटीग्रेशन है सोसाइटी के सोसाइटी की इंटीग्रेशन जो है ना, वो उसके लिए क्या है, उसको ख़त्म कर देगी, उसको स्लो कर देगी। तो अम्बेडकर ने क्या किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, उन्होंने आखिरकार गांधी जी की पोजीशन को देखा, क्योंकि गांधी जी ने फास्टिंग जो शुरू कर दी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने भी देखा कि उनकी जो पोजीशन थी उसको पहचाना उन्होंने। और फिर रिजल्ट क्या हुआ कि वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हुए, एक पैक्ट के लिए तैयार हुए। तो गांधी जी में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में एक पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। देखिए यहाँ पर ये आप डेट को प्लीज़ जो है आप कहीं पर भी राइट कर लीजिए, 1932 में। कब, सितंबर में। ठीक है, क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, है ना। तो ये पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, गांधी जी के बीच में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। एक्चुअली किसकी, बी आर अम्बेडकर की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, है ना, और गांधी जी को लगता था कि ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी सोसाइटी से, या फिर जो इंटीग्रेशन का जो उनका प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए वो इस बात पर सहमत नहीं थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं समझौता क्या हुआ, फिर उनकी जो रिजर्व सीट्स को लेकर समझौता भी हो गया। तो ये जो था आपका पूना पैक्ट जो था, इसने क्या दिया कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको रिजर्व सीट्स दी, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड काउंसिल लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल, जो भी इलेक्शंस होंगे उन जनरल इलेक्शंस में ही इनको रिजर्व सीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। द दलित्स मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन जो था दलित्स के जो मूवमेंट था वो कैसा रहा, कंटिन्यू रहा। ठीक है, ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में और बात करेंगे। वो कौन सी कम्युनिटी है,
यहाँ पर हम देखेंगे, हम जो है मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने इतने सारे पार्टिसिपेंट्स देखे, उन सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमने बात की जो इसमें CDM में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया। अब यहाँ पर हम एक कम्युनिटी के बारे में और बात करेंगे। हम यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, पूना पैक्ट 1932। एंड इसका फीचर्स अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में आप बता सकते हैं कि इसने क्या दिया है। इसने डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स दी, किसमें, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, और इनके जो इलेक्शंस होंगे वो जनरल जो इलेक्शंस होंगे उसी में होंगे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, या हम यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके फॉर्म होते हैं कि एक तो ये है कि भाई फीलिंग ऑफ जो डिस्ट्रस्ट है, सॉरी यहाँ पर है ना, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, तो ये जो ऊपर स्पेलिंग है उसको आप डिस्ट्रस्ट कर लीजिए। तो बिटवीन ये वाला जो है सॉरी है ना, तो डिस्गस्ट की जगह डिस्ट्रस्ट। एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम्स, कि कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में डिस्ट्रस्ट की फीलिंग क्यों आई, और मुस्लिम्स को ने अपने आप को एलिनेटेड फील क्यों किया कांग्रेस से। एंड मुस्लिम हैड ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स इन CDM, और उनका जो है बड़ा उदासीन सा रिस्पॉन्स क्यों रहा CDM के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा उदासीन थे CDM को लेकर, क्योंकि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था, ये जब ख़त्म हो गया था है ना, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम ये जो था वो बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करने लगा था कांग्रेस से। क्यों? फ्रॉम द 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली, क्योंकि ये ओपनली किसके सहयोग में आ गई थी, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जैसे कि हिंदू महासभा के डोमिनेशन में थी। एंड एज द रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो थे वो बहुत दिन पे दिन खराब होते जा रहे थे, और प्रत्येक कम्युनिटी जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा थी, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड विद मिलिटेंट फेवर, अपनी अपनी भाई कम्युनिटी को लेकर, मिलिटेंट फेवर को लेकर ये बहुत ज़्यादा थे। एंड प्रोवोकिंग हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, आपस में इन लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़े भी देखने को मिले बहुत सारे शहरों में। एवरी रॉयट्स डिपेंड, और हर एक जो झगड़ा था उससे इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्टेंस था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। तो द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स लीग मेड एफर्ट्स टू रेनोशिएट एन अलायंस एंड 1927, और इसमें आप देखेंगे कि इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स्ड एंड द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था कि रिप्रेजेंटेशन जो थी कि भाई फ्यूचर में क्या रहेगी। भाई आज उनको ये डर था, यहाँ पर हम बात करते हैं कि उनको क्या डर था कि आज तो वो उनके साथ हैं, भाई फ्रीडम फाइटिंग में वो तो आज तो उनके साथ हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस में जो डोमिनेशन है वो हिंदू महासभा का है, और आए दिन उन लोगों में क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे थे दोनों कम्युनिटीज़ में। तो उनको अपने फ्यूचर को लेकर क्या थी, इनसिक्योरिटी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स को जो लीड करता है, तो वहाँ उसके लीडर कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये क्या है, ये चाहते थे कि भाई इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी जाए, किसको, मुस्लिम्स को, कि इफ़ द मुस्लिम्स वर एश्योर्ड, क्योंकि मुस्लिम्स को जब ये एश्योर हो जाएगा कि रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, तो भाई ये अपने आप को ये भाई एश्योर होना चाहते थे। तो बंगाल और पंजाब में स्पेशली जो कि मुस्लिम बहुल्य जगह थी उस टाइम पे, प्रोविंसेस थी, एंड नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट भाई इस चीज़ पर बातचीत तो जारी रहेगी, भाई भविष्य में इनका क्या फ्यूचर रहेगा, क्या है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो था कि बट ऑल होप ऑफ द रिजॉल्विंग द इश्यूज, ऑल द पार्टी कॉन्फ्रेंस जब हुई 1928 में, तो वहाँ पर ये जो इसका मुद्दा जो था वो सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि जब MR जयकर जो हिंदू महासभा के थे उन्होंने इसका स्ट्रांगली अपोज किया। और व्हेन द CDM मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर था वो आपस में सस्पिशन का था, डिस्ट्रस्ट का था कि भाई आगे इनका फ्यूचर क्या होगा। दैट्स वाई जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, एंड मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने क्या किया कि एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज एन माइनॉरिटी विद इन इंडिया। उनको डर था कि दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वो कहीं ना कहीं जो था वो हिंदू मेजोरिटी में सबमर्ज हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व जो है वो
हो जाएगा। तो इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि पहले उनके फ्यूचर की एश्योरिटी की जाए और सिक्योरिटी कि भाई उनको इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की उनकी मांग थी, जो कि वो जो था सॉल्व नहीं हुआ उनका जो मुद्दा था, तो उसको इसीलिए वो बहुत ज़्यादा CDA में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो यहाँ हम इतने पार्टिसिपेंट्स के बारे में देखेंगे कि भाई कौन कौन पार्टिसिपेंट रहे इसके, एंड हम ये भी देखेंगे साथ में कि किसने विलिंगली पार्टिसिपेट किया और किसने सेकेंड टाइम में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया और किसने क्यों नहीं किया। तो इसकी कुछ ना कुछ ये जो थी वो लिमिटेशंस थी CDM की, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़, भाई ये एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्या थी कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर इक्वली मूव्ड बाय द आइडिया ऑफ द स्वराज, भाई सबके अलग अलग मीनिंग थे, तो सब लोग उसमें ये इक्वली मूव नहीं किया, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड थी, है ना। इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, द कांग्रेस डिड नॉट पे अटेंशन टू देम, सो they did not participate willingly or इतना enthusiastically they did not participate. For few groups of the Congress alienated their rights and positions, है ना। तो यहाँ पर कुछ जो कांग्रेस के जो से एलिनेटेड फील कर रहे थे कुछ ग्रुप्स, जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी, दलित जो डिप्रेस्ड थे वो भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थी, है ना। तो मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एज कांग्रेस ओपनली गॉट एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस, है ना, यानी कि हिंदू रिलीजन से वो जो डोमिनेटेड थी हिंदू महासभा से, तो यहाँ इनके मन में एक डर भी बैठ गया था मुस्लिम कम्युनिटी के। तो ये कहीं ना कहीं ये जो थी CDM की लिमिटेशंस थी। तो जो फेवरेबल जो इनका एटीट्यूड रहा कांग्रेस का मोस्टली हाई कास्ट हिंदू और हिंदू महासभा को लेकर, तो वो उसने कहीं ना कहीं जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी उनके मन में डिस्ट्रस्ट की फीलिंग और कहीं ना कहीं सस्पिशन की फीलिंग क्रिएट कर दी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें थी कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।